हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मेंस का जो सेकंड पेपर है उसका पार्ट फर्स्ट पॉलिटी के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स के और लास्ट में 11 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, इसे 3 मार्क्स से हम कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। इसके अलावा भी हम ये इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं कि जो स्वतंत्रता का प्रावधान है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है और इसका जो प्रावधान है मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 19 में किया गया है और संरक्षण स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे हम कैसे लिखेंगे। तो संविधान निर्माण सभा के अंतर्गत गठित यह एक प्रमुख समिति है। इसके गठन की डेट लिखेंगे 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। सदस्य संख्या कितनी थी, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 1+6। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105वां संविधान संशोधन, तो इसे कब अधिसूचित किया गया था। तो इसे 19 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है 105वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोहरे दंड से संरक्षण वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो दोहरे दंड से संरक्षण वाक्यांश है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका सबसे पहले हम प्रावधान देखेंगे। तो इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और इसमें क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका सबसे पहले हम प्रावधान देखेंगे। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानूनों का होना और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो आप इसे 3 पॉइंट इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो प्रावधान है यह नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, तो एक क्षेत्रीय भाषा आती है, उसके बाद हिंदी और बाद में अंग्रेजी। नेक्स्ट है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुंछी आयोग या पुंछी कमीशन क्या है। तो इसका गठन कब किया गया था, तो 27 अप्रैल 2007 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी, इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। इसके सदस्य कितने थे, तो टोटल इसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो यह केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु इस आयोग का गठन किया गया था, पुंछी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसमें प्रमुख अंतर लिखना है। तो अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, तो जो अनुच्छेद 32 है यह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी रिट जारी कर सकता है जो मूल अधिकारों के भाग नहीं है। तो उच्च न्यायालय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से इसको ज़्यादा पावर मिली है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है यह केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही रिट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। इसमें है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय पूरे भारतीय क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है इसकी जो शक्ति है उस भौगोलिक सीमा तक होती है जहां तक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंगारू कोर्ट क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे कि लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक न्यायालय है जहां बिना ठोस सबूतों के आरोपी को दोष साबित कर दिया जाता है और इसमें नियमों एवं कानूनों का कोई पालन नहीं किया जाता है। और यह मीडिया ट्रायल है जो कंगारू कोर्ट का ही एक रूप है। यह चर्चा में क्यों रहा है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना ने कंगारू कोर्ट और मीडिया ट्रायल पर सख्त टिप्पणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि निर्वाचन सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों के नाम लिखना है। तो निर्वाचन सुधार से संबंधित कौन सी प्रमुख समितियां हैं? तो तारकुंडे समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1974-75 में इसका गठन हुआ था। इसने क्या सिफारिश दी थी? तो वयस्क मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। नेक्स्ट है कि दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन 1990 में हुआ था और इसने क्या सिफारिश दी थी? तो मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग करना। और नेक्स्ट है कि बोहरा समिति 1993, इसने क्या सिफारिश की थी? तो अपराध एवं राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जिला योजना समिति या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है? तो इसका सबसे पहले हम प्रावधान देखेंगे। प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और प्रत्येक जिला के लिए जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसका कार्य क्या रहता है? तो जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए विकास मॉडल तैयार करना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है जिले का प्रभारी मंत्री होता है और इसका सचिव होता है जो जिलाधीश या कलेक्टर महोदय, इसके प्रमुख सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए योग्यताएं या शर्तें कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए शर्तें कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है जो कोई दल लोकसभा विधानसभा की आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो एवं इसके साथ किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता हो, या इसके अलावा यदि वह लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो तथा ये सीटें 3 राज्यों से प्राप्त करता हो, या इसके अलावा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो। ऐसी स्थिति में उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू रिपेयर। तो राइट टू रिपेयर क्या है? यह भी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत सरकार की उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आदि की रिपेयरिंग को एक उपभोक्ता अधिकार प्रदान किया है। इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसके लिए निधि खरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और राइट टू रिपेयर है, यह कहाँ कहाँ पर लागू है? तो यह अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में यह कंसेप्ट लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है संथानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को इसका गठन किया गया था, लेकिन 2003 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री सुरेश एन पटेल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्व सहायता समूह क्या है या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर है, यह वह समूह है जो अपनी सहायता के लिए स्वयं संगठित होने, योजनाओं का क्रियान्वित करने और उसका लाभ प्राप्त करने की भावना के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यह 10 से 20 लोगों का एक समूह होता है और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? महिला एवं कमजोर वर्गों के विकास को सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम एक लाइन का इंट्रो देंगे कि एकात्मक व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। और कौन कौन सी विशेषता हैं? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, संघ व राज्यों के लिए एकल संविधान, केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और आपातकाल में एकात्मक स्वरूप, अखिल भारतीय सेवाएं एवं संविधान संशोधन। आप इसमें 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की यह एकात्मक विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के मूलभूत ढांचे से आप क्या समझते हैं? तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया है 5 मार्क्स में। तो इसका हम 1 या 2 लाइन में इसका इंट्रो देंगे कि संविधान के मूलभूत ढांचे से आशय संविधान के ऐसे प्रावधानों से है जिनमें संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। और मूलभूत ढांचे की जो संकल्पना है 1973, जो ढांचे की जो संकल्पना है बेसिक स्ट्रक्चर की, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था, उसके अंतर्गत इसकी अवधारणा दी गई थी। बेसिक स्ट्रक्चर है मूलभूत ढांचे की। और मूल ढांचे में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता, संघीय शासन, पंथ निरपेक्षता,
कल्याणकारी राज्य एवं समतावादी समाज का निर्माण, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, भारत की संप्रभुता एवं एकता, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके प्रमुख बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत यह प्रमुख तत्व शामिल किए गए हैं। अब इसका हम निष्कर्ष देखेंगे कि मूल ढांचे के विपरीत किसी विधि को उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। उदाहरण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अतः मूलभूत ढांचा संविधान के मूल प्रावधान का समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। तो इसमें हम 1 से 2 लाइन में इसका इंट्रो देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की संज्ञा देने का कारण इसका विस्तारित एवं विविधतापूर्ण स्वरूप है। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। पहले प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। लोकसभा, विधानसभा एवं विधानमंडल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और नए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। 39A, 43A और 48A यह 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे नीति निर्देशक तत्वों में। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A के अंतर्गत और भाग 4 का जोड़ा गया था। प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 323A एवं 323B को जोड़ा गया था और 5 विषय जो राज्य सूची में थे उन्हें समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। कौन कौन? शिक्षा, वन, नापतोल आदि। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में व्यापक विस्तार होने के कारण इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 5 मार्क्स में 5 से 6 पॉइंट या मैक्सिमम 7 या पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अधिकार क्षेत्र की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है इसका अधिकार क्षेत्र पूछा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न किया गया है। इसकी प्रमुख अधिकारिताओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 32 में। 131, 132, 133, 134 और 137 के अंतर्गत प्रमुख अधिकारिताएं दी गई हैं। सबसे पहले मूल अधिकारिता देखेंगे जिसका प्रावधान है जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किया गया है। तो मूल अधिकारिता में कौन कौन से विवाद आते हैं? केंद्र बनाम किसी राज्य अथवा राज्यों के बीच विवाद, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट है कि अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता में कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 132 के अंतर्गत संवैधानिक, अनुच्छेद 133 के अंतर्गत दीवानी और अनुच्छेद 134 के अंतर्गत फौजदारी, यह अपीलीय अधिकारिता है। और नेक्स्ट है कि सलाहकारी अधिकारिता। तो सलाहकारी अधिकारिता में कौन कौन सी है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देना। जो अनुच्छेद 143 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह या परामर्श प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम 1 से 2 लाइन में इसका इंट्रो देखेंगे कि निर्वाचन आयोग है जो इसका प्रावधान भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में राष्ट्रपति, संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अब इसके हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आलोचना तो हिंसा, चुनावी दुर्भावना व आपराधिक तत्वों का बोलबाला है जिससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने में चुनाव आयोग के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है। यह बिल्कुल सही है। अधिकारियों का स्थानांतरण, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियों का अभाव है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही के वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। तो यह भी एक आलोचना हो जाती है। इसका महत्व क्या है निर्वाचन आयोग का? तो 1952 से वर्तमान तक केंद्र एवं राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक यह संचालन कर रहा है
और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता के साथ चुनाव संचालित कर रहा है। तो यह महत्व हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो इसका हम इंट्रो देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 129 में कैग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब इसके कार्य क्या हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी लेखों की जांच करना। सेकंड है भारत की आकस्मिक निधि एवं लोक निधि के सभी खर्चों का परीक्षण करना। सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना। किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की जांच करना। सभी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों के लेखों खर्चों की जांच करना। उन सभी नियमों के खर्चों की जांच करना जिन्हें कानून द्वारा कैग को अनुमति दी गई है और राज्यों के लेखों को बनाना। यह प्रमुख कार्य हो जाते हैं किसके? कैग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिविल सोसाइटी से आप क्या समझते हैं और भारतीय लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी से तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से अलग ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? एनजीओ, उपभोक्ता संगठन और पर्यावरणीय समूह, ये आदि सिविल सोसाइटी के उदाहरण हो जाते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड पॉइंट है जन कल्याण और विकास हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक बनाना। थर्ड पॉइंट है जन समाज के निचले स्तर के लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सेवाएं प्रदान करना। और जो फोर्थ पॉइंट है गरीबों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित एवं गतिशील करना। यह इनका प्रमुख कार्य रहता है। किनका? सिविल सोसाइटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो 1 से 2 लाइन में इंट्रो देखेंगे कि भारत में क्षेत्रीय दल पहचान, राज्य का दर्जा, स्वायत्तता और विकास आदि विषयों पर आधारित होते हैं। उदाहरण तेलुगु देशम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना आदि क्षेत्रीय दल होते हैं। इनका महत्व क्या है? तो पिछले 4 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या एवं शक्ति का विस्तार हुआ है। इसने भारत की संसद को राजनीतिक रूप से अधिक विविध बना दिया है और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उभरे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गठबंधन की राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और क्षेत्रीय दलों की उभरती हुई प्रकृति ने हमारी संघीय व्यवस्था की सहकारी प्रवृत्तियों को मजबूत किया है। अब इसकी आलोचना क्या है क्षेत्रीय दलों की? तो आलोचना में कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? फर्स्ट है कि क्षेत्रीय दलों के विकास से इंद्रधनुष गठबंधन की तरह बनते हैं तथा कथित, क्योंकि इंद्रधनुष की तरह वे थोड़े समय के लिए बनते हैं। नेक्स्ट है कि नीतिगत पक्षाधान और निर्णय लेने में देरी और बिल सभी गठबंधनों के परिणाम हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय दलों का नजरिया अब केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में परस्पर विरोधी रुझान से सहकारी सौदेबाजी की प्रवृत्ति में बदल रहा है। तो यह इसकी प्रमुख आलोचना हो जाती हैं। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। क्षेत्रीय दलों ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डाला है। वे भारत जैसे बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय समाजों में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार उनका विकास लोकतंत्र की संपूर्ण भावना के साथ तालमेल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों को संक्षेप में समझाना है। सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है और भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, वैधानिक उपचार संबंधी उपायों को सुझाव देना और शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सुझाव देना। यह प्रमुख इसके उद्देश्य हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? तो कार्य देखेंगे। संविधान एवं कानून के अधीन अनुसार महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच करना, सुरक्षा उपायों से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना,
सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिलाओं की दशा सुधारने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को सिफारिशें देना, महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं कानूनों के उल्लंघन के मामले को हाथ में लेना, महिलाओं से जुड़े मसलों में शिकायतों को देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना, संघ एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना एवं महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट तैयार कर भेजना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और कानूनों की समीक्षा करना तथा सरकार को सुझाव देना। तो इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य हो गए। इनमें आप 5 से 6 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संगठन भारतीय लोकतंत्र के 5वें स्तंभ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, यह भारतीय लोकतंत्र के 5वें स्तंभ है, इस कथन की व्याख्या करना है। तो 2 लाइन का इंट्रो देखेंगे। तो सामूहिक उद्देश्य से बिना किसी लाभ की भावना से गठित संस्था जो लोकतांत्रिक आधार पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के जनहित में कार्य करें, यह एनजीओ होते हैं। यह इनकी परिभाषा हो गई। अब लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में फर्स्ट पॉइंट है कि सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं से जनता को अवगत कराते हैं। जैसे कोविड-19 के संकट के दौरान समाज में बदलाव लाने के लिए सामुदायिक स्तर के संगठन महत्वपूर्ण हैं। थर्ड पॉइंट है कि दबाव समूह के रूप में यह कार्य करते हैं, सहभागी शासन के रूप में यह भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि को यह लागू करते हैं। सामाजिक मध्यस्थ के रूप में यह अपना कार्य करते हैं और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु योजनाओं एवं नीतियों के निर्धारण में सरकार को सलाह देते हैं। तो यह इनके प्रमुख कार्य हो गए। इसके बाद हम 11 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। 11 आप सभी को पता होगा कि जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन है यह 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 55 मार्क्स हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 11 मार्क्स का? तो केंद्र राज्य संबंध तनाव के कारण एवं संबंधों में सुधार हेतु सुझाव देना है। तो यह 11 मार्क्स में लिखना है। तो 1 से 2 लाइन में हम इसका इंट्रो देखेंगे। आप चाहें तो इसका 4 से 5 लाइन में भी इंट्रो दे सकते हैं। भारत के संविधान में भाग 11 एवं 12 अनुच्छेद 245 से 300 तक में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे आप केंद्र राज्य जो संबंध है, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध है और उनसे संबंधित अनुच्छेद भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का दलगत एवं पक्षपातपूर्ण रवैया। नेक्स्ट है कि पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना। नेक्स्ट है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। नेक्स्ट है कि राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। नेक्स्ट है कि राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का प्रबंधन। नेक्स्ट है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग, नीति आयोग की भूमिका। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। और लास्ट है कि राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। तो यह प्रमुख केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद के प्रमुख कारण होते हैं। आप आराम से 10 से 11 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें सुझाव कौन कौन से हैं, तो सुझाव देखेंगे। फर्स्ट है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श लिया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं। और राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाए ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो। तो यह इसके प्रमुख सुझाव हैं। इसके साथ कुछ प्रमुख सुझाव और हैं। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए एवं ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी राज्य सेवा में रहे हैं उन पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपालों, नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होना चाहिए। लास्ट है कि नीति आयोग को स्वायत्त संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। तो यह इसके प्रमुख सुझाव हो गए। अब लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे कि एक संघात्मक व्यवस्था में जहां केंद्रीय और राज्य सरकारों का अस्तित्व है वहां कुछ ना कुछ
मतभेदों का बना रहना स्वाभाविक है, अतः प्रयत्न इस दिशा में होना चाहिए कि केंद्र यथापूर्व शक्तिशाली बना रहे तथा राज्यों में भी असंतोष उत्पन्न ना हो सके। तो है इसका निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार आप 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसे आप मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना है या 2 पेज में, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी विश्व औसत से भी कम है। इस संबंध में आप इस समस्या के कारणों, प्रभावों और समाधान पर चर्चा कीजिए। तो इंट्रो देखेंगे कि भारत में 17वीं लोकसभा में 543 सांसदों में से केवल 78 महिलाएं, जो 14.3% हैं, सांसद चुनी गईं, जो कि वैश्विक स्तर 22.4% से काफ़ी कम है। हाल ही में लोक नीति CSDS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ द्वारा सर्वेक्षण में कहा गया कि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, किंतु सर्वेक्षण में लगभग 66% महिलाओं ने कहा है कि वे राजनीतिक निर्णय लेने के मामले में स्वायत्त नहीं हैं। अब निम्न भागीदारी के क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहले पितृसत्तात्मक समाज 1/3 महिलाओं द्वारा बाधा के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है कि घरेलू जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल करना, सभी सदस्यों का खाना बनाना, लगभग 13% महिलाओं ने इस बात को जिम्मेदार माना है। इसके बाद हम व्यक्तिगत कारण देखेंगे। तो व्यक्तिगत कारण में कौन कौन से कारण आते हैं? राजनीति में रुचि नहीं लेना, जागरूकता का अभाव, शैक्षणिक पिछड़ापन, लगभग 10% महिलाओं ने यह माना है। और नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद, पर्दा प्रथा एवं घर से बाहर ना निकलना, राजनीतिक नकारात्मक छवि है, व्याप्त भ्रष्टाचार, दुराचार, अपराधी जुड़ाव है ना, राजनीति का लगातार बढ़ता अपराधीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक कारण, आर्थिक रूप से कमजोर, महिलाओं हेतु राजनीतिक दलों की उदासीनता है, जैसे प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक 33% हेतु राजनीतिक दलों में निरुत्साह है। अब प्रभाव क्या है इससे? तो राष्ट्रीय आय में योगदान में कमी है, राष्ट्रीय आय में योगदान की कमी है, समानता के सिद्धांत का उचित अनुपालन नहीं है, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी कमी है, महिलाओं की वास्तविक समस्याओं का पता ना हो पाना। और कौन कौन से प्रभाव? सरपंच पति की अवधारणा है। अब इसके बाद हम समाधान देखेंगे। तो समाधान के तौर पर कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? तो संसद में महिलाओं हेतु आरक्षण, यद्यपि 73 में एवं 74 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय की 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है, किंतु अन्य प्रयास किए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण का प्रावधान करना, सर्वांगीण विकास हेतु माहौल प्रदान करना। तो यह इसके समाधान हो गए। अब लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। तो अतः भारत जैसे देश में मुख्य धारा की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं को भागीदारी का समान अवसर मिलने चाहिए। तो यह इसका निष्कर्ष होगा। इसके अलावा भी आप अपने अनुसार अच्छा इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग सहकारी संघवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किस प्रकार समर्पित है? तो इसका आंसर देखेंगे हम कि सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका नीतिगत निर्माण कार्य नीचे से ऊपर की ओर अर्थात विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर है। इसमें राज्यों की भागीदारी को प्रमुखता दी गई है। अब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिखेंगे नीति आयोग के बारे में कि यह किस प्रकार सहकारी संघवाद को बढ़ा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडा की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाकर भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों के नीति निर्माण में सलाहकारी भूमिका निभा रहा है, जिससे राज्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्यों SDG के तहत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के लिए सूचकांक जारी करता है, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्वास्थ्य सूचकांक एवं राज्यों की स्थिति प्रकट कर उनकी स्थितियों का आकलन करना एवं उनकी कमियों को दूर करने हेतु नीति निर्माण में यह सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकों का आयोजन करना। और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। नेक्स्ट पॉइंट समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्यों के कार्यों की ओवरलैपिंग से निपटना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना एवं अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के माध्यम से स्वस्थ अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर बॉटम अप अप्रोच से नियोजन करना एवं राज्य सरकारों के निचले स्तर तक नीतियों की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न क्षेत्रों में विषय आधारित व्यापक जुड़ाव, भूमि पट्टे और कृषि विपणन सुधारों के लिए मॉडल कानून तैयार करना। उसके बाद देखेंगे कि नीति आयोग केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देता रहा है, यह बहुत बढ़िया पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखेंगे कि नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मॉडल एवं कार्यक्रम भी स्थापित किए गए हैं, जैसे केंद्र राज्य साझेदारी मॉडल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास सहायता सेवाएं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम और पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू करना। अब समन्वय आयोग का या नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य अंतर सरकारी एवं अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना है, जो पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, विकास आदि के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? नीति आयोग का कार्य राज्यों के साथ लगातार ढांचागत सहयोग के लिए कार्य करना और सरकारी मैकेनिज्म के जरिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों के साथ लाकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना। इससे ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास परिकल्पना को सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इसमें हम इंट्रो देखेंगे, 1 से 2 लाइन में इसका इंट्रो क्या है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, जिसे 73 में संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया था। साथ ही अनुसूची 11 भी जोड़ी गई थी। इस अधिनियम के बाद पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। अब इसमें प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? इस प्रावधानों को 2 प्रकार से बांटा गया है, अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान में कौन कौन से आ जाएंगे? ग्राम सभा। अब हम शॉर्ट में देखेंगे ग्राम सभा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अनिवार्य प्रावधान में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे फर्स्ट है ग्राम सभा। आर्टिकल 243A में इसका प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय प्रणाली, जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य वित्त आयोग 243I के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान, पंचायतों की शक्तियाँ एवं कार्य। यह कैसे प्रावधान हो गए? तो यह जो प्रावधान है अनिवार्य प्रावधान हो गए। कौन कौन से? ग्राम सभा, त्रिस्तरीय प्रणाली, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायतों की शक्तियाँ एवं कार्य, यह अनिवार्य। जबकि ऐच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं? ऐच्छिक प्रावधान संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को पंचायती संस्थाओं में शामिल करना राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण राज्य सरकार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दे सकती है। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार अपने विवेक के अनुसार शक्तियों व कार्यों का विभाजन करेगी और राज्य को स्वायत्तता है कि स्थानीय संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता देना है। तो इस प्रकार यह ऐच्छिक प्रावधान हो जाते हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया की वर्तमान शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की बढ़ती भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो इसमें हम 2 से 3 लाइन में इसका इंट्रो देखेंगे कि सोशल मीडिया सूचना एवं संचार का एक प्रमुख सशक्त आधुनिक जरिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोरम, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग है ना, सोशल नेटवर्क आदि शामिल किए गए हैं। अब वर्तमान में कुछ वर्षों से मीडिया की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में नकारात्मक छवि को दर्शा रही है, जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, फेक न्यूज है, पेड न्यूज है ना, विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेड न्यूज और मीडिया ट्रायल। अब इसमें सकारात्मक भूमिका क्या है? सकारात्मक भूमिका में ये जनता को जागरूक करना ना, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सरकार का जुड़ाव एवं सरकार से जनता तक पहुंच तीव्र हो रही है। विश्व में होने वाली घटनाक्रम तुरंत जान सकते हैं। जनता का रुझान तथा ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जनता के प्रतिनिधि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तथा वे अपने कार्यों की प्रगति एवं अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यह इसके प्रमुख पॉइंट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों एवं सरकारों की कमियों से जनता शीघ्र वाकिफ हो जाती है, जिस कारण जनता जागरूक होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। अब इसका हम निष्कर्ष देख लेंगे। अतः आवश्यकता है कि मीडिया विनिमय को प्रभावी बनाना एवं सही सूचनाओं के प्रसार का एक साधन बनाना, जो वास्तविक रूप से सफल लोकतंत्र के निर्माण
कर सके। तो इस प्रकार हमने पेपर डिस्कशन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।